हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट काइनेमैटिक्स, इट मीन्स शुद्ध गति की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। आप सामान्य रूप से सुनेंगे मैकेनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। आज उसका कुछ बेसिक पार्ट हम लेकर के चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सारे वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, काइनेमैटिक्स मीन्स शुद्ध गति की। आज जो दो टॉपिक हम मेन डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है फर्स्ट यांत्रिकी, मैकेनिक्स किसको कहते हैं, और सेकंड हम देखेंगे निर्देश तंत्र। डियर स्टूडेंट्स, इस साल निर्देश तंत्र सिलेबस से केवल इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हटाया गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आगे के सभी टॉपिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसलिए इसको हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिकी, इट मीन्स मैकेनिक्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यांत्रिकी, इट मीन्स मैकेनिक्स किसको कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान, इट मीन्स फिजिक्स की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हुई जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है यांत्रिकी। तो सिंपली वी कैन से भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिकी कहलाती है, ठीक है। तो सामान्य रूप से हम वस्तुओं की स्टडी कई तरीके से करते हैं और उसी के बेसिस पर यांत्रिकी को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इट मीन्स यांत्रिकी को मुख्यतः हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बात आती है स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपकी मैकेनिक्स की, यांत्रिकी की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं, बाह्य कारकों या बाह्य बलों के अंतर्गत साम्य अवस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इट मीन्स बहुत सारे फोर्सेस एक्ट अगर किसी वस्तु पर कर रहे हों कार्य, और वो कैसी हो, साम्य अवस्था में, इट मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी जीरो। उसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल कैसा हो, शून्य, तो वो होगी साम्य अवस्था में। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जब वस्तु कहाँ कैसी होती है, अपनी साम्य अवस्था में। तो यानी यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम बाह्य बलों के अंतर्गत साम्य अवस्था में वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यांत्रिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम बाह्य बलों के अंतर्गत, और कैसी, जब वस्तु कैसी हो, साम्य अवस्था में, इट मीन्स इक्विलिब्रियम में हो, तो ऐसी वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी स्थैतिकी, इट मीन्स स्टैटिक्स। दूसरे तरह का जो पार्ट है वो है शुद्ध गति की, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। फिलहाल ये हमारा
चैप्टर भी है जिसको हम लेकर के चलेंगे। तो ये हमारी यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की वो शाखा है जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो गति किन कारकों से, किन बलों के कारण उत्पन्न हो रही है उसका अध्ययन हम नहीं करते। तो वस्तुओं में गति के लिए जो कारक रेस्पॉन्सिबल हैं उनको ध्यान में ना रख करके जब हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है शुद्ध गतिकी। तो यांत्रिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम गति के लिए उत्तरदायी कारकों, जो भी फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं, कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं तो ये शाखा कहलाती है शुद्ध गतिकी। इट मीन्स काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन किन कारकों से यानी किन बलों के कारण वो उत्पन्न हो रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे। फोर्सेस के बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। और तीसरा कहलाता है हमारा गति विज्ञान। इट मीन्स डायनामिक्स, यानी मैकेनिक्स की, यांत्रिकी की तीसरी शाखा है डायनामिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर गति के लिए उत्तरदायी बलों पर विचार करते हुए जब हम गति का अध्ययन करते हैं वस्तुओं की तो वो कहलाती है डायनामिक्स। यानी यहाँ पर गति का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन किन फोर्सेस के कारण उत्पन्न हो रहा है, किन बलों के कारण वो गति उत्पन्न हो रही है, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो गति के लिए उत्तरदायी बलों पर विचार कर गति का अध्ययन। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम गति के लिए उत्तरदायी बलों पर विचार करते हुए गति का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है हमारी डायनामिक्स। फिलहाल हम केवल इस ब्रांच की बात करेंगे जो हमारा चैप्टर का मेन फोकस है कि हम गति का अध्ययन करें, लेकिन अभी हम साइलेंट रहें, अभी हम ना ध्यान दें कि किन बलों के कारण वो उत्पन्न हो रही है। तो ये है आपकी सबसे पहली बात, यांत्रिकी। ठीक है, दूसरा एक टर्म है निर्देश तंत्र, उसको हम यहाँ डिस्कस करके चलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हम फैक्टर लेंगे आज दूसरा हम टर्म जो लेकर के चलेंगे वो लेंगे हम निर्देश तंत्र, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है क्या चीज़, क्यों आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें पहले हम समझ लें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत सारी सामान्य स्थितियों में हम ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिस कुछ एग्जाम्पल, उदाहरणों की सहायता से हम स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर बाहर के पेड़ों को देखें तो क्या नज़र आता आपको? आप बस में बैठे हुए जा रहे हैं आगे की ओर, ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, और आप अगर बाहर की ओर, खिड़की से बाहर की ओर देखें तो आपको पेड़ पौधे पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या वास्तविकता में वो पेड़ पौधे गति करते हैं? नहीं गति करते। अगर आप बस के बाहर हों, बस से बाहर खड़े हों, तो वही पेड़ पौधे आपको क्या दिखाई देंगे? स्थिर दिखाई देंगे। इट मीन्स अगर आप बस के अंदर हैं और बस गति कर रही है तो वही पेड़ पौधे जो आप जानते हैं कि स्थिर होते हैं वो आपको पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप बस के बाहर स्थिर खड़े हैं तो वही पेड़ पौधे आपको स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं। यदि आप ट्रेन में, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यदि ट्रेन में आप गति कर रहे हैं और एक ही कंपार्टमेंट के अंदर आप दो लोग बैठे हैं तो आप एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? स्थिर नज़र आते हैं।
जबकि ट्रेन गति कर रही है। लेकिन अगर आप बाहर की ओर देखें तो बाहर की वस्तुएं आपको क्या नज़र आती हैं, या बाहर बैठा हुआ, हम ये एग्जाम्पल को और थोड़ा सा टर्न अप कर दें। मान लीजिए कंपार्टमेंट में आप ए और बी पर्सन हैं, ट्रेन गति कर रही है, तो दोनों ए और बी कैसे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर। लेकिन बाहर बैठा हुआ कोई तीसरा या खड़ा हुआ व्यक्ति सी के रेस्पेक्ट में इसके सापेक्ष ए भी गतिशील है, बी भी गतिशील है। तो जब हम बी के रेस्पेक्ट में बी देखता है ए को तो वो स्थिर नज़र आता, ठीक उसी समय सी देखता है ए को तो वो गतिशील नज़र आता। इसका मतलब है अगर हम अलग अलग बिंदुओं से किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं तो वो अलग अलग होती है, यानी अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति, उसका विस्थापन, उसका वेग सब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु की स्थिति, विस्थापन, वेग, इन सब राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर सकें। जैसे अगर हम ये कहें कि यात्री ए स्थिर है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के, तो बी क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ए गतिशील है सी के रेस्पेक्ट में, तो सी क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, संदर्भ बिंदु हो गया जिसके रेस्पेक्ट में हम बताना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं स्कूल में अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं, आपसे पूछते हैं आपके टीचर कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, आप कहते हैं जी यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। कितनी दूरी बता देते हैं, 2 किलोमीटर। अब आपने दूरी बता दी टीचर को, तो क्या अध्यापक आपके घर पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपने केवल 2 किलोमीटर की दूरी बताई है लेकिन दिशा का अभी ज्ञान नहीं है। अगर यहाँ से 2 किलोमीटर रेडियस का, त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया जाए तो ये हर एक बिंदु कितनी दूरी पर है, 2। तो आपका घर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ पता नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके घर की स्थिति को क्लियर करने के लिए हमें संदर्भ बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। ए के रेस्पेक्ट में वो ए से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें ये पता हो कि यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर है। इसका मतलब है संदर्भ बिंदु ही खाली सफिशिएंट नहीं है, संदर्भ बिंदु के साथ साथ हमें अक्षों का एक समुच्चय भी चाहिए होता है। और सामान्य रूप से हम कार्तीय तल में ये XYZ एक्सेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु की स्थिति, वेग, चाल, इन सब को स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु और एक चाहिए होता है समुच्चय अक्षों का। ठीक है, अक्षों का एक समुच्चय चाहिए होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तब हम आपके घर की, यानी छात्र के घर की स्थिति क्लियर है। अब उस डायरेक्शन में जा कर के वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जिस जगह पर हमें पहुंचना है या जिससे हमें मिलना है वो भी गतिशील होता है। तो इसका मतलब है किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक वॉच यानी घड़ी भी उसके साथ संलग्न होनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर क्षण पर वो वहाँ उस बिंदु पर है और हो सकता है जिस जगह हमें पहुंचना है वो भी गतिशील हो। तो इसीलिए किसी भी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ रही है। सबसे पहला है संदर्भ बिंदु, दूसरी है अक्षों का समुच्चय, और उसके साथ एक क्लॉक यानी घड़ी भी संलग्न कर दी जाए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है अपने आप में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक संदर्भ बिंदु और जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समुच्चय की
आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब इन दोनों के साथ घड़ी भी संलग्न कर दी जाए तो एक संदर्भ बिंदु अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक घड़ी के निकाय को हम कहते हैं निर्देश तंत्र। घड़ी के निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ये है आपका निर्देश तंत्र, जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, बिल्कुल क्लियर बात। एक तो रेफरेंस पॉइंट है, संदर्भ बिंदु है, दूसरा अक्षों का एक समुच्चय है। सामान्य रूप से कार्तीय अक्षों का इस्तेमाल, कार्टेशियन एक्सिस का हम इस्तेमाल करते हैं, XYZ एक्सिस का, और उनसे एक घड़ी संबद्ध कर दी जाए तो इन तीनों के मिलाकर के निकाय को हम कहते हैं निर्देश तंत्र, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब जो ये निर्देश तंत्र हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला है निर्देश तंत्र, उसे हम कहेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कोई भी निर्देश तंत्र जिसमें गति के, न्यूटन के गति के नियम पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, वो कहलाता है निर्देश, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो डेफिनेशन यहाँ ले रहा हूँ मैं। वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियम वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम पूर्णतः वैलिड होते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वो निर्देश तंत्र हुए जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम पूर्णतः कार्य करते हैं, पालन होता है जिनका। ठीक है, तो वो कहलाते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इन निर्देश तंत्रों के लिए 2 मेन कंडीशंस होंगी। सबसे पहली कंडीशन है, या तो ये कैसे होंगे, स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में। ये निर्देश तंत्र विराम अवस्था में या
एक समान गति की अवस्था में एक समान गति की अवस्था में होते हैं। या तो ये विराम अवस्था में होंगे यानी स्थिर अवस्था में, या फिर एक समान गति की अवस्था में होंगे। त्वरण इनके अंदर सामान्य रूप से नहीं होगा। और दूसरी बात हम इनके बारे में कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो इसके सापेक्ष जितने भी निर्देश तंत्र एक समान चाल की अवस्था, एक समान गति की अवस्था में होंगे तो वो भी कैसा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक के रेस्पेक्ट में जितने भी निर्देश तंत्र एक समान चाल की, एक समान गति की अवस्था में होंगे तो वो भी अपना आप में निर्देश तंत्र कैसे होंगे, जड़त्वीय। तो दूसरी बात इनके बारे में हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं या इनके बारे में मुख्य टर्म कह सकते हैं कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान गति करने वाले सभी निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट वैरायटी, जो पहले प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जो दूसरे प्रकार के हैं वो हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। It means non-inertial frame of reference। तो वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियम पूर्णतः पालन जिनमें नहीं होता है वो कहलाते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो निर्देश तंत्र हैं सामान्यतः त्वरित गति कर रहे होते हैं। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनमें होने वाले विशेषताओं को देखें हम तो ये निर्देश तंत्र त्वरित गति की अवस्था में होते हैं। सामान्य रूप से ये त्वरित गति की अवस्था में होंगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो सभी जगह हम न्यूटन्स लॉस को फॉलो करते हैं। F बराबर ma बहुत सिंपल सूत्र है जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे जब भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब कभी हम ऐसे निर्देश तंत्र में वस्तुओं की गति का अध्ययन कर रहे होते हैं जहाँ अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं वो खुद भी त्वरित गति की अवस्था में है,
तो ऐसी अवस्था में न्यूटन्स लॉस तो कार्य कर नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाए, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ लेकर के मैं बता रहा हूँ, डिटेल जब आवश्यकता होगी जब लेंगे। मान लीजिए ये कोई ट्रक है और ये ए त्वरण से गति कर रहा है। ट्रक है वो ए त्वरण से गति कर रहा है। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है बी या ए जो भी है, इसके ऊपर हमने एफ बल लगाया, ठीक है। तो हमसे अगर सामान्य रूप से पूछे कि ए की गति का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर सामान्य रूप से हम पढ़ रहे होते तो हम क्या कर लेते, ए बराबर एफ अपॉन एम, अगर एम इसका द्रव्यमान है इतना त्वरण होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ट्रक जिस पर ये वस्तु स्थित है वो भी स्वयं में एक त्वरण से गति कर रही है। तो अब ध्यान से समझ लीजिए, जब डिटेल आएगी इस चैप्टर, किसी और चैप्टर में आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम डिटेल में समझेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिस वस्तु के रेस्पेक्ट में, यानी जो हमारा निर्देश तंत्र है ट्रक एक्चुअली वो भी गति कर रहा है त्वरित गति, तो हम ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि वस्तु पर एक काल्पनिक बल कार्य कर रहा है, स्मॉल एफ मान लें, और ये इस ट्रक के अंतर्गत जो भी अपना त्वरण है उतना ही त्वरण पीछे की ओर उत्पन्न कर रहा है। मतलब क्या हुआ, ट्रक है वो ए त्वरण से आगे की ओर गति कर रहा है, तो हमने ऐसा बल इसके ऊपर अपनी तरफ से काल्पनिक मान लेते हैं कि वो विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। वो कितना त्वरण उत्पन्न कर रहा है ट्रक में, वो भी ए, तो ए त्वरण इधर और ए त्वरण इधर, तो अब इस पर नेट फोर्स, नेट त्वरण कितना मान लिया जाएगा, 0। अब आप उस स्थिति में इस त्वरण को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस साधारण सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल हम इसकी नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, तो अभी बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान ना हो। मुख्यतः हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी करते हैं इनर्शियल, लेकिन जब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करेंगे तो वहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पर भी वर्क किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका बेसिक थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जब हम नेक्स्ट यूनिट पर मूव करेंगे तो वहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बेस्ड कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने खाली एक हल्का सा आइडिया बताया है कि जब भी वस्तु ऐसे निर्देश फ्रेम में होती है जहाँ वो त्वरित गति कर रहा है, तो वहाँ अपनी तरफ से हमें एक काल्पनिक फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड स्यूडो फोर्स, वो हम मान लेते हैं वस्तु पर विपरीत दिशा में लग रहा है, और उस निर्देश फ्रेम का नेट त्वरण क्या मान लिया गया उस समय, 0। ए त्वरण से वो इधर चल रहा है, हमने काल्पनिक एक बल इधर मान लिया, वो भी ए त्वरण दे रहा, तो नेट फोर्स उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का 0 हो जाता, और तब हम उस पर ये साधारण न्यूटन का गति विषयक नियम F बराबर m यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल हम आगे लेंगे। तो जब तक ये बेसिक पार्ट बताया है इसको पढ़िए, आगे नेक्स्ट चैप्टर में अभी और कुछ बेसिक पार्ट्स लेंगे हम इस यूनिट के। एंड दिस इज़ द हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं पूरी मैकेनिक्स के, इनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, भले ही आपको ऐसी चीज़ लगें कि इनमें अभी बहुत ज़्यादा कोई पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप फिज़िक्स में मैकेनिक्स को बिल्डअप करना चाहते हैं, कंपटीशन पर आगे मूव करना चाहते हैं, तो ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये नींव के पत्थरों की तरह कार्य करेगा। तो इसको ढंग से पढ़ें। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, कमेंट सेक्शन में शेयर करके आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लेकर के, नेक्स्ट टर्म्स लेकर के। तब तक सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।